नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रदेश का प्रश्न देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अब बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। नए एफआईआर की कागजी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आरोप सीधे बीजेपी पार्षद पर लगे हैं और अब पुलिस की भूमिका भी सवालों में है। लेकिन इन सब से आगे सवाल यह भी कि एक अच्छे मौके पर कड़वाहट की तस्वीर क्यों सामने आती है। इधर या उधर के मुट्ठी भर लोग अपने मंसूबों में क्यों कामयाब हो जाते हैं। हम कैसे ऐसी चीजों को रोक सकते हैं, आज प्रदेश का प्रश्न यही है। हम इसी पर सवाल करेंगे, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। बारह अप्रैल को गुना में हनुमान जयंती के दौरान निकले जुलूस में माहौल बिगड़ा, लेकिन पुलिस की एफआईआर कहती है माहौल बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद जुलूस निकालने वाले ही थे। बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश कुशवाहा पर गंभीर धाराएं लगी हैं। एफआईआर खुद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महेश लाकड़ा की शिकायत पर दर्ज हुई। पुलिस के एफआईआर के मुताबिक जब अफसर ने जुलूस की इजाजत पूछी तो पार्षद ने जवाब दिया, पूछने वाले तुम कौन होते हो, और फिर तेज डीजे, नारेबाजी, पत्थरबाजी और हिंसा की चिंगारी भड़क गई। किया गया था पार्षद ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर। उसके पश्चात कार्रवाइयों के संबंध में जगह जगह पे प्रदर्शन किए गए, चक्का जाम किया गया है। प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ की गई, रास्ता रोका गया है। इस संबंध में रिपोर्टें आने पर प्रकरण दर्ज किए गए। अभी तक कुल 8 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। शहर में शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है। गुना हिंसा मामले में कुल 8 एफआईआर हुई। सबसे पहले 12 अप्रैल की रात 10:56 पर बीजेपी पार्षद की शिकायत पर, जिसमें उन्होंने विक्की खान, गुड्डू खान, तौफीक खान और 15-20 अज्ञात लोगों को आरोपी बताया। अपनी शिकायत में कुशवाहा ने मस्जिद के पास जुलूस के साथ गाली गलौज हुई, धमकी दी गई, पथराव हुआ और गोली तक चली, ऐसी बातें कही। उन्होंने इस दंगे को साजिश बताया। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण की घटना है कि हम हिंदुओं पे हमारा जुलूस निकलता है, जब ये पथराव करते हैं। हमारे बच्चे पूरे घायल पड़े हैं, 10-12 लड़के बच्चे घायल हैं। उसके बाद भी हम पे एफआईआर हो रही है। 4 एफआईआर कर रहे हैं। कोई जांच करें, जांच करने के बाद ही अगर सही निकले तो बिल्कुल बाकायदा करें। हम कोई दोषी नहीं है। हम मुस्लिम पक्ष की शिकायत पर भी एफआईआर हुई। आरोप लगभग वैसे ही एक और एफआईआर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं पर शहर में घेराव को लेकर हुई। जो घटना हुई है गुना के अंदर, मैं समझता हूं कि जिला प्रशासन ने उसमें जो सतर्कता बरती है, प्रदेश सरकार ने भी जो कार्य किया है, मैं समझता हूं उस कार्य सराहनीय कार्य किया है और बहुत जल्दी घटना कंट्रोल में आ गई। गुना हिंसा में कुल 8 एफआईआर हुई, 17 लोग गिरफ्तार हुए। शहर में अमन कमेटी की बैठक हुई। बस मीडिया कैमरों को दूर रखा गया। प्रभारी मंत्री से सवाल हुए तो वो मुस्कुराकर चल दिए। कारण क्या रहा? सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बैठक क्यों की गई? यहाँ भी पुलिसकर्मी, वहाँ भी पुलिसकर्मी, बंद कमरे में बैठक, और मीडिया को दूर रखा गया। इससे ऐसी परेशानी का कारण? सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नहीं, बंद कमरे में बैठक, शांति समिति की बैठक कौन सी है? जवाब देना पड़ेगा सर। बंद कमरे में ऐसी कौन सी शांति समिति की बैठक थी? कभी राम की जयकारों के साथ जुलूस निकलते थे, आज वही जुलूस सवालों में है। किसने नारे लगाए, किसने पत्थर फेंके, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर जश्न, हर त्योहार अब डर के साए में डूबा होता है। शहर के कोने में एक पार्षद पीड़ित है, दूसरे कोने में पुलिस के एफआईआर में उसे आरोपी बताया गया है। शहर काजी शांति की बात करते हैं और मंत्री बस मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। क्या वो मुस्कान इस शहर का जवाब है? शांति समिति की बैठक कौन सी है? जवाब देना पड़ेगा सर। बंद कमरे में ऐसी कौन सी शांति समिति की बैठक थी? धूमिल ने लिखा था, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर आदमी अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से सच्चाई चुनता है। सवाल ये नहीं है कौन गलत कौन सही, सवाल ये है कि आखिर हर त्योहार नफरत के कारोबार में क्यों तब्दील होता जा रहा है और आखिर सच्चाई क्या है।
गुना से अपने सहयोगी विनोद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और हमने आपको बताया कि किस तरह से गुना में पहले हिंसा भड़की, उसके बाद अब एफआईआर हुई है। उधर हनुमान जयंती के त्यौहार के पवित्र दिन गुना को निराशाजनक तस्वीर देखनी पड़ी और ऐसा उस शहर में हुआ जहां की पहाड़ियों पर खुद हनुमान जी विराजते हैं। जो हुआ सो हुआ। शहर को अब शपथ लेनी चाहिए कि वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, पत्थर नहीं प्यार बांटेंगे। तो अब सीधा डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय वाते सर हैं, पूर्व एडीजी हैं, मध्य प्रदेश में कई अहम पदों पर रहे हुए हैं। विजय सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका डिबेट में। इसके साथ साथ रेणुका नायक जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वामी शैलेश आनंदगिरी जी हमारे साथ हैं। मैं सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस डिबेट में। तो सबसे पहला सवाल मैं विजय वाते सर के पास लेकर जा रहा हूँ। विजय सर, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बमुश्किल आप 1 दशक पीछे चले जाइए। ये जुलूस, ये त्योहार, ये तो शहर भर का जलसा हुआ करता था, शहर भर का त्योहार हुआ करता था। जिस जगह से जुलूस निकलते थे अपने आप में रौनक बढ़ जाती थी। हर वर्ग, हर धर्म, हर समाज के लोग शामिल होते थे और एक शहर के लिए एक बड़ी हैपनिंग सी हो जाती थी। लेकिन क्या वजह है कि चंद मुट्ठी भर लोग अब इन जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, उन पर पत्थर बरसाते हैं या पत्थर साथ लेकर चलते हैं? अब ये इतना जहर क्यों, इतनी नफरत क्यों है? आसिफ जी, वाकई हम लोग अगर बिना सोचे समझे कहें तो एक क्षण भर में कह देंगे हाँ साहब पहले सब कुछ ठीक था। दरअसल मुझे याद है मध्य प्रदेश बनने के बाद पहला फिरका वाराना विवाद या सांप्रदायिक वातावरण जबलपुर में हुआ था 1962 में। मैं खुद भी गुना में एसपी रहा हूँ लगभग 30 साल पहले जी। तो वारदात तो नहीं हो पाई, मतलब मैं सांप्रदायिक दंगा तो नहीं कह पाऊंगा, रुक गया वो, लेकिन एक हरकत तो हो ही गई थी जहाँ की लगभग दंगा होने की स्थिति थी। ईश्वर की कृपा और हम लोगों का प्रयास और जनता की मदद से कुल मिला के वो टल गया। उसके बाद घटनाएं कम हुई, लेकिन फिरके वाराना वारदातें तो होती रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको हल्के से लिया जाए, बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके कारण जो है वो दरअसल, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक शेर कह के अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो भाई अब इसमें सारी बात आ गई है, समझदार को इशारा काफ़ी है। सियासत ही इसके पीछे है। और छोटी सी माफ़ी और चाहूँगा कि जो हमारा 24/7 का मीडिया है ये बिना चाहे बड़ी मासूमियत से इसको थोड़ा और बहका देता है, क्योंकि जब भी ये हरकतें होती सबसे पहले हम लोग अफवाहों पर कंट्रोल करते, तब आसान भी था करना हम लोगों के ज़माने में, क्योंकि अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती है, उसके पैर नहीं होते हैं और वो चीज़ें भड़काती हैं। और अफवाहों में और खबरों में बहुत माइन्यूट अंतर होता है। तो थोड़ा सा एक जो हमारा टेक्नोलॉजी का एक नुकसान है, आप अगर एनडीटीवी लगातार देखते हैं तो बाकी चैनल्स ने जहां इस खबर पर टीआरपी लेने की जबरदस्त कोशिश की, हम लोग ऐसी खबरों पर हर तरफ फूंक फूंक के कदम रखते हैं। और आज भी हमने जो डिबेट रखी है वो डिबेट इस बात पर है ही नहीं कि किसने आग लगाई, क्यों आग लगाई। आज हम एक सौहार्द की मिसाल इस डिबेट के जरिए पेश करना चाहते हैं और इसीलिए आज हमने ये डिबेट रखी है। हमारे साथ इस डिबेट में गाजी अब्दुल समद साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। एक मिनट बोलने दीजिए जी। मैं सिर्फ ये कहूंगा, इसीलिए मैं इतनी हिम्मत से आपसे बात कर रहा हूं जी आसिफ साहब, मुझे पता है एनडीटीवी का रिकॉर्ड और आप लोगों का रिकॉर्ड, इसीलिए हिम्मत से बोल रहा हूं। एक बात साफ साफ बोल रहा हूं, 2 बात। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब का उद्देश्य यही है। आपने पूछा कि क्या कारण है कि ये बढ़ रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, ये भी कह रहा हूं कि पहले भी होते थे, अब बढ़ रहे हैं।
उसका कारण मैंने आपको बताया, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा, नहीं तो मैं इतना भी नहीं बोलता। नहीं नहीं विजय सर, अब आपको तो सुनने के जानते लिए हैं मैंने कि आपको जितना आमंत्रित चुप रहा किया। जाए इन मामलों में। जी विजय सर, मैं आता हूं आपके पास, 3 मेहमान और है मेरे पास। जब हम लोग एसपी थे तो हम लोग जातियों के संप्रदायों के नाम भी नहीं लेते थे, हम तो एक वर्ग दूसरा वर्ग ऐसा हम भी सर आज उस भी यही जमाने कहते में हैं, हम कभी नहीं कहते इनका हम एक पक्ष दूसरा पक्ष कहते हैं या एक संप्रदाय दूसरा संप्रदाय कहते हैं, लेकिन नाम नहीं लेते, क्योंकि नहीं चाहिए ऐसी टीआरपी, नहीं चाहिए ऐसे नंबर जो समाज में आग लगा दें। जो और मुझे लगता है कि किसी भी डकैती, चोरी, हत्या से ज्यादा संगीन अपराध है ये जब ये दंगे होते हैं, क्योंकि इसमें पूरा शहर जलता है, इसमें बच्चे जलते हैं, औरतें जलती हैं, बूढ़े जलते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके विजय सर। रेणु मैडम, आपसे एक सवाल है मेरा। देखिए, पिछले कुछ दिनों को अगर हम देखें, 2024 में झाबुआ, मंदसौर, 2020 में उज्जैन, 2022 में खरगोन, इस तरह की चीजें सामने आई हैं। मैं आपसे जानना यह चाहता हूं कि ज्यादातर संख्या लोगों की ऐसी है जो अमन चाहती है, सुकून, शांति, चैन चाहती है। चंद लोग हैं ऐसे जो दंगा चाहते हैं किसी भी वजह से, वो कैसे कामयाब हो जाते हैं उनके सामने जो शांति चाहने वाले, और उनकी संख्या बड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि यदि हमारे देश की आबादी यदि 125 करोड़ है तो उसमें से मुझे नहीं लगता 1% भी जनसंख्या ऐसी होगी जो किसी भी तरह के क्लैशेस चाहती होगी। लेकिन फिर भी ये हो रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हमारा देश जो है वो हमेशा से सहिष्णुता के लिए ही जाना गया है। जो टॉलरेंस हम लोगों में जाना जाता था, जिसकी वजह से भारत विश्व में एक अलग पहचान रखता है अपनी, वो टॉलरेंस मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और उस टॉलरेंस चूंकि खत्म हो रही है और युवाओं को उकसाने का कारण ये जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं ये गलत है। उसकी जगह यदि हम इन युवाओं की एनर्जी को उद्योग और इनोवेशन की तरफ ले जाएं तो हम शायद एक सुनहरे भारत का निर्माण कर पाएंगे। ठीक, आनंद गिरी जी, ये जो सवाल रेणु जी ने पूछा है, मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक बात पूछता हूं कि युवाओं को और युवा शक्ति और युवा ऊर्जा को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने की बजाय ये कौन है जो अंधविश्वास की तरफ ले जा रहा है, आक्रामकता की तरफ ले जा रहा है? देखिए, स्पष्ट है, सियासती माहौल है। विजय कुमार जी ने अपना जो अंत था वो एक शेर से करा था। मैं कहना चाहूंगा कि आदमी में इस कदर जहर भर गया है कि विषधरों का वंश भी डर गया है। कल के अखबार में पढ़ लेना दोस्तों कि आदमी के काटने से सांप कोई मर गए। मैं चाहता था कि उद्योगों को धर्म बनाए, उद्यमिता के लिए मैंने आंदोलन किए हैं, उद्यमिता को पाठ्यक्रम में लाने के लिए मैं जेल तक गया हूं। किंतु अब क्या हो रहा है कि उद्योगों को धर्म बनाने के बजाय धर्म को सियासत उद्योग बना दिया गया है। ये सबसे बड़ा अपराध जो है ये राजनीतिक पार्टियां करती है, जैसा कि रेणु जी ने कहा। दूसरा विषय ये है कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है उसका अनुपात विभिन्न वर्गों में भिन्न हो सकता है, किंतु किसी भी वर्ग की तुलना हम बाहर के देशों के अंदर होने वाली घटना और वहां के वर्गों के चरित्र से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति साझा संस्कृति है, जिसे गंगा जमुनी हम लोग बड़े सरल भाषा में कहते हैं। इसको हम सिखा नहीं पा रहे, हम इंटर रिलीजियस पीस की ओर ले जा नहीं पा रहे। 1992 की एक घटना है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उज्जैन के अंदर एक अर्धनिर्मित मंदिर था, हम लोगों ने मिलकर के गणेश मंदिर बनाया। पैसे कम इकट्ठे हुए तो छत नहीं बना पाए। अचानक बाबरी वाला मामला आया, पूरा नगर बंद था। उस दौरान किसी ने उस गणेश मंदिर के ऊपर हरी चादर रख दी, तनाव की स्थिति हुई, हम सबको इकट्ठा किया गया। ये अच्छी बात थी कि मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय दोनों के बीच में कुछ बुद्धिजीवी थे, हम लोगों ने मिल बैठ करके बात करी कि पहले तलाश किया जाए कि घटना किसने की। आज मालूम पड़ा कि एक पागल ने वो घटना करी थी, पास की एक दरगाह की हरी चादर उतार करके गणेश मंदिर के ऊपर रख दी थी। और उससे जब पूछा गया तो उसने बड़ा मासूमियत से कितना पावन जवाब दिया, कितना पवित्र आत्मा के साथ जवाब दिया कि उनके देवता 8-10 चादरों के अंदर सोए हुए थे और मेरे देवता धूप के अंदर बिना छत के, बिना छांव के खड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं ये सांकेतिक है। जो हमारे यहाँ की तहजीब जो रही, कितनी मित्रवा रही है। हमारे आजादी के संग्राम में राम प्रसाद बिस्मिल हो चाहे अशफाकुल्ला खान हो, सब मिलकर के वंदे मातरम, भारत माता की जय कहकर के इनकलाब के नारे गाते थे और साथ में आजादी की लड़ाई लड़ते थे। ये जहर बोने वाले
ये सियासती लोग हैं। हमें सबसे पहले इनसे निपटना होगा। हमें शिक्षा को इतना बढ़ावा देना होगा कि थोड़े दिन में आज आप देखेंगे आधुनिक भारत के जो युवा हैं, जो IITians हैं या जो MBBS कर रहे हैं या उच्च शिक्षा में हैं, उन लोगों से बोलते ना तो बड़े सटायर के रूप में, कटाक्ष के रूप में वो जवाब क्या देते हैं? अच्छा, मतलब कितना बड़ा विषय होता है उनके सामने। यदि कोई सांप्रदायिक वैमनस्य की बात करता है तो बोलते हैं ओके करके टाल देते हैं। मतलब समझ जाइए वो जानते हैं। हाँ, इस देश के वो अंदर समझते हैं। और ऐसी हवा चल यही रही है, मैं भी वो कहना जानते चाह रहा हूँ। हालांकि आनंद जी, आपकी जो बातें हैं उसमें इतना आनंद आया कि मैं एक बार को खो गया और भूल गया कि मेरे पास 3 गेस्ट और भी हैं। फिर मुझे याद आया कि नहीं, उनका वर्जन भी लेना है, यहाँ भी सौहार्द रहना चाहिए। बातें बड़ी अच्छी लगी मुझे आपकी, और इसीलिए तो आपको मैंने आमंत्रित किया। गाजी अब्दुल समद साहब है मेरे साथ। गाजी साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए, आनंद जी की आपने बातें सुनी, तमाम चीज़ें हैं। मैं कुछ साल पहले तक ये सोचता था कि जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा, शिक्षा का जब प्रतिशत बढ़ेगा, तो शायद इस तरह की चीज़ें कम हो जाएंगी और हर घर से एक आवाज़ उठेगी कि ये रैली वैली में जाना छोड़ो, अपना काम धंधा देखो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? चीज़ें अब ज़्यादा आक्रामक क्यों है? ये तो उल्टी चीज़ें हैं जो हम सोचते थे कि बदलते तकनीक के ज़माने में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सही बात कही आपने, और अभी तक जिनको भी मैंने सुना उन्होंने भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि जो हमारे देश के आज मीडिया का हाल है ये वही उन्हीं मीडिया में से एक मीडिया चैनल है। और ये ऐसा लग रहा था कि हम कोई आपस में बहुत अच्छे लोग और पड़ोसी, और वाकई में लग रहा था गाजी कि साहब, मैं एनडीटीवी देखा करिए, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, तबीयत भी अच्छी रहेगी, हम सबका ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत आपको ही मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया सर। हमारे तीनों गेस्टों को। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी यही सोचता था कि आपने जिधर शिक्षा का कहा तो मैं उसे दूसरी तरफ सोचता था कि ये दो मालिक ने सबको, मुझे भी दुनिया की कई जगहें दिखाई। हम देखते थे आधुनिकता का दौर है, जरूरतों का दौर है, कंफर्टेबल का दौर है। तो हमें लगता था हमें भी कि यार अब जो हमारे बड़े जिन चीजों के लिए लड़ते थे, जैसे मैंने हमारे बड़ों को नल पानी के लिए, बिजली के लिए लड़ते देखा, आज वो लड़ाई नहीं है हमारे सूबे में, हमारे शहर भोपाल में। आज से 2012-13 तक पानी और बिजली के लिए लड़ाइयाँ थी, वो आज खत्म हो चुकी हैं। तो हम सोचते थे अब टेक्नोलॉजी के लिए लड़ाई होगी और अच्छी चीजों के लिए लड़ाई होगी। पर हमारे यहाँ एक जुमला पढ़ा जाता है, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो पढ़ के एक बड़ा अफसोस होता है कि इस जागरूक के दौर में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो छोटी छोटी बातों के लिए, जिनका चाहे हमारे हों, मुसलमान हों, चाहे हिंदू भाई हों, जिनका मजहब चंद नारों पे खराब हो जाता है, चंद लोगों पे जिनका मजहब खराब हो जाता है, इसकी हमें बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए आज हम बैठे हैं, जो गुनाह के लिए आप बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा शहर, बहुत प्यारा शहर, जिसको मैंने कई बार देखा। वहाँ के शेर काजी साहब मेरे बराबर संपर्क में थे, बहुत एक उन्होंने शांति का दूत बन के काम किया। बस चंद लोग जिनके खिलाफ FIR हुई है, उनको सख्ती से अगर हुकूमत कार्रवाई करे इंसाफ के साथ, तो हमें उम्मीद है कि शायद उसके आगे परिणाम, उसके रिजल्ट अच्छे आए। पर ये बस इस बात का शायद कोई जवाब शायद मेरे पास भी नहीं है और ना किसी के पास हो, कि जो आपने कही कि शिक्षा के दौर में और एक जागरूकता के दौर में भी लोग उन छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इसका तो क्या बस हम नहीं, देखिए, ये दंगा फसाद कराने वालों के घर में हद से 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, लेकिन जो ये 400-500 लोग आ जाते हैं, ये दरअसल आपके और हमारे घरों से ही निकलते हैं। और यहाँ से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के युवाओं को, अपने घर के लोगों को समझाएं कि, और शुरुआत हमें यहीं से करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, अंग्रेजी की कहावत है कि सबसे पहले आपको दुनिया बदलनी तो शुरुआत घर से करिए। कहावत अंग्रेजी में, मैंने हिंदी में बताई है। मैं आप चारों के पास आ रहा हूं, जरा एक रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। हनुमान जयंती के त्योहार के पवित्र दिन गुना को निराशाजनक तस्वीर देखनी पड़ी, और ऐसा उस शहर में हुआ जहां की पहाड़ियों पर खुद हनुमान जी विराजते हैं। जो हुआ सो हुआ। शहर को अब शपथ लेनी चाहिए कि वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, पत्थर नहीं बल्कि प्यार बांटेंगे। इसी 12 तारीख को गुना की तस्वीर पूरे देश ने देखी। एक शांत शहर पर इस एक तस्वीर ने बदनामी का दाग चस्पा कर दिया। गुना के वांशिदों को अशांति ने भी परेशान किया और बदनामी ने भी। शांति लौट आई
बदनामी की कड़वी यादें शायद काफी समय तक रह जाएंगी। हनुमान जयंती जैसे पवित्र मौके पर ये नहीं होना था, लेकिन हुआ, और जो हुआ उसे यकीनन शहर के 99.99% लोगों ने सही नहीं समझा होगा। इसी बात में सुकून है, यही बात तसल्ली देती है कि जो हुआ उसे आइंदा रोका जा सकता है, गुना में भी और देश के दूसरे तमाम शहरों, कस्बों और गांवों में भी। क्योंकि हमने मिलकर चलना सीखा है, एक दूसरे के लिए सद्भावना हमारी रगों में है, हमारी दृष्टि सम्मान की रही है, सौहार्द हमारी संस्कृति है। तो फिर गुना में जो हुआ वो क्यों हुआ? क्या इसलिए कि हम बुरे को बुरा तो समझते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिकार भी नहीं करते? अपने आसपास हो रही कानून विरुद्ध हरकतों पर हम चिंतित तो होते हैं, लेकिन चिंता का खुलेआम इजहार नहीं करते। कई बार तो हम भीड़ की आगोश और उसकी मानसिकता में आकर खुद गलती कर बैठते हैं, और जब तक इसका एहसास होता है हम कानून के मुजरिम बन चुके होते हैं। फिर हमारा ये नया बदनाम पता और परिचय उनके काम आता है जिनकी गुना जैसी आग पर रोटी सिकती है। हम मोहरा बन जाते हैं, वे चेहरा गलियों, मोहल्लों और पूरे शहर का चेहरा। वो उधर भी है, इधर भी है। दरअसल वो खुद भी नादान है, इंसानियत के मोल को पहचानने में नाकाम है। बहरहाल जिनकी है ये दुकान, वो करते रहेंगे ऐसे काम। हम आपको रहना होगा सावधान। हम न पहले की सुनेंगे न दूसरे की समझेंगे। हम सिर्फ हमारा कानून क्या कहता है उसे मानेंगे। गुना की पहचान यहाँ की पहाड़ी की चोटी पर विराजे हनुमान जी से है। उन्हीं के जन्मोत्सव पर हिंसा, उपद्रव और करवाहट से नहीं। गुना की ऐतिहासिक पहचान और समृद्धि ही अच्छी है, ये तस्वीर नहीं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहली रिपोर्ट में हमने आपको बताया खबर क्या थी, और दूसरी रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि अपेक्षित क्या है हम लोगों से, हमें क्या करना चाहिए। मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं, मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, लेकिन हमारा चैनल एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे अपील करता है कि आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद यही खुद से सवाल पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, देश का संविधान क्या चाहता है, कानून क्या चाहता है। आप उसके दायरे में रहकर काम करें, क्योंकि संविधान के मुताबिक अगर आप परफॉर्म करेंगे या आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन को भी सुकून रहेगा, शहर में भी सुकून रहेगा। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय सर, चूंकि थोड़ा सा वक्त मेरे पास कम है तो मैं आप चारों के पास बहुत जल्दी में आऊँगा। विजय सर, मेरा आपसे सवाल है, आप सर्विसेज में रहे हुए हैं, ये किस आदमी को नहीं पता होगा या किस युवा को नहीं पता होगा कि अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई तो मैं कोई कानूनी कोई माफ कीजिए सरकारी नौकरी नहीं कर पाऊंगा। बावजूद इसके इस तरह के दंगों में शामिल हो जाना, इस तरह से पत्थर बरसाना, इस तरह से चप्पल बरसाना, हथियार लेकर लहराना, ये जानते हुए कि एफआईआर हो जाएगी, करियर तबाह हो सकता है, परिवार परेशान होगा, फिर भी युवा इस फील्ड में इस तरीके से आगे आ जाते हैं, क्यों? देखिए, एक तो एफआईआर को लेकर जो गलतफहमी है, जो आपकी रिपोर्ट में भी थी कि एफआईआर का मतलब यह है कि पुलिस के पास एक रिपोर्ट है, उसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन खराब हो गया या वो जेल चला गया या गिरफ्तार होगा, तफ्तीश होगी, एक बात। दूसरी बात है कि क्राइम जो है करेगा वो तो जीवन उसका खराब होगा, निश्चित होगा। तो उस क्रिमिनल जानने के बाद भी, कई बार लोग जानने के बाद भी अपराध करते हैं, उनकी प्रवृत्ति है या और भी कई कारण है। लेकिन जो आप, क्योंकि जल्दी करना है तो मैं ख़त्म करता हूं कि जो आपने कहा कि कर क्या सकते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी आसिफ साहब कि हमको चाहिए जो बच्चे हमारे घर से बाहर निकल रहे हैं उनके बहकावे में आके उनको उतनों को हम रोक लें तो बहुत काफ़ी होगा। और मुझे लगता है कि इसी से ही हम लोग माहौल बना पाएंगे। हम अपने बच्चों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, ये एक दुर्भाग्य की बात है। इसके कई कारण हैं, नौकरी नहीं मिलना भी, आपने कहा शिक्षा होगी तो नौकरी मिलेगी तो लोग व्यस्त होंगे, लेकिन न दुर्भाग्य से शिक्षा वो उस स्तर तक हम पहुँचे हैं। शिक्षा की क्वांटिटी अगर बढ़ी है तो क्वालिटी
खराब हुई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कहाँ जाएंगे, इनका रोजगार है बच्चों का, कई बार ये सब चीज़ें, तो इसलिए दिक्कतें हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को रोक ले इतना जरूर, यही मेरे मन में उस वक्त आया था विजय सर, और शायद तभी हम विजय पा पाएंगे इन चीजों पर। रेणु मैडम मेरे साथ हैं। रेणु मैडम, घर से बेटी अगर बाहर निकल जाए तो हजार सवाल, कहाँ जा रही हो, किसके साथ, कौन सी सहेली, क्या नंबर है, कब तक लौटोगी, ये क्या पहना है, वो क्या पहना है, ये पर्स क्यों लिया, वो क्यों लिया। बेटा बाहर जाए तो उससे नहीं पूछते हैं कहाँ दंगे में जा रहा है, बाहर क्यों जा रहा है भाई, उससे क्यों नहीं पूछते हम लोग? मैं पूछती हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनसे भी पूछती हूँ। और जहां तक ये मिस हैपनिंग की बात है, मुझे लगता है कि एफआईआर जो आम जनता पे की जाती है, क्यों ना हम उस एफआईआर में जो हमारे सियासतदान हैं या जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो किसी ना किसी वजह से इन बच्चों को उकसाते हैं, इनको भी पार्टी बनाया जाए, इनको भी उतना ही जिम्मेदार और दोषी ठहराया जाए। पर मैडम वो तो वोट दिलाएंगे ना, उनके खिलाफ एफआईआर कैसे हो जाएगी? यही तो दिक्कत है ना कि हमारे नेता, जो हम जनता जिसको चुन के लाती है, वो किन वादों पे लाती है, वो प्रगति और तरक्की के वादों पे उनको चुन के लाती है। लेकिन हो क्या रहा है, बदले में वो इन जनता को उकसाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के या किसी भी मत के मानने वाले हों। तो क्यों ना कभी इनको भी जिम्मेदार उसके लिए ठहराया जाए, ताकि ये अगली बार इस तरह से उकसाने का काम ना करें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, यदि हमारे युवा को सही और कंस्ट्रक्टिव दिशा में लगाया जाए, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो नौकरी हो, तो ही हो पाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि ये वाइस वर्सा चलता है, युवा नौकरी ना मांगने लगे, इसलिए कोई ऐसा मुद्दा दे दो हिंदू राष्ट्र या इधर कि उन्होंने हम पर पत्थर बरसा दी, हमारी मस्जिदें ढा दी, बस कि युवा वहां लग जाए। मैं जरा अब्दुल समद साहब आपके पास आ रहा हूं जी, आता हूं मैडम, आता हूं। अब्दुल समद साहब, मुझे बताइए, ये शहर की पहचान होनी चाहिए सुकून से, शांति से, अमन चैन से, विकास से, लेकिन शहर की पहचान पर जब इस तरह के धब्बे लगते हैं तो नुकसान क्या शहर वालों का नहीं होता? कोई नहीं पूछेगा कि अच्छा आप उस गुना से जहां पत्थर चले थे, अच्छा आप उस गुना से जहां अनस्टेबिलिटी हुई थी या अनस्टेबिलिटी है वहां पर, वहां कुछ स्थायित्व नहीं, कुछ नहीं पता कब पत्थर चल जाएं, ये पहचान बनाएंगे अपने शहर की? बहुत अच्छी बात कही आपने। ये हमने देखा भी, ऐसा हुआ है हमारे भोपाल के लिए ही। यहाँ गैस कांड हुआ तो आज हम विदेशों तक में भोपाल गैस कांड के लिए जाना जाता है। और हमारे एमपी में मालवा के कुछ एरियो में अक्सर वो एरिए संवेदनशील रहते हैं, तो वहां के लिए ये रहता है कि वहां कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो गुना जैसा शांति का शहर जिसको मैंने खूब देखा है, जाना है, वहां के लोगों से मैं संपर्क में रहता हूँ, वो शहर पर ऐसा होता है, या कोई भी शहर हो, चाहे मेरा ही शहर हो या छोटा कस्बा हो, मोहल्ला हो, उसके लिए ये एक बहुत चिंताजनक बात है कि वहां पर उस पर ये इल्जाम लगाए जाएं। ये हमारे अंदर जिस तरीके से सिखाया जा रहा है कि ये हमारी जात है, ये हमारा नेता है, ये हमारी पार्टी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपने शहर से भी मोहब्बत, कि हमारा शहर, ये हमारी पहचान है। नहीं तो जब भी उस शहर का विकास होगा, जब भी वो शहर हर एतबार अब्दुल साहब, मैं ना आपकी बात सुनते सुनते सोच रहा था कि वो सीमा पार जो आतंकी आका बैठे रहते हैं, जो वो 72 हुरों का जो सपना दिखाते हैं उनमें, और यहाँ गुना में या इस तरह के शहरों में बैठे हुए वो लोग जो कहते हैं कि इनका जुलूस अगर निकल गया तो निकलने मत देना, पत्थर मार के लहूलुहान कर देना, उनमें जरा फर्क मुझे कम से कम दिखता नहीं है अगर वो इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई आपकी बात में कोई, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। एक सवाल जो आनंद जी से ले लूं, वरना पूछेंगे कि गाजी साहब से 2 सवाल हो गए, आनंद जी से सवाल नहीं हुआ, तो यहां भी मुझे सौहार्द रखना है। हाँ, तो आनंद जी, एक चीज बड़ा आसान है, मैं विजय सर से कह दूं कि सर ये तो पुलिस का फेल्योर है, ये तो सिस्टम का फेल्योर है, आपको कानो कान खबर नहीं लगी कि मस्जिदों के ऊपर पत्थर तैयार थे या जुलूस में लोग पत्थर साथ लेके चल रहे थे, आपकी सिस्टम क्या कर रहा था? बड़ा आसान है। इससे सबसे सरल ये नहीं है कि मेरा बेटा घर से पत्थर लेके निकला है तो मैं जरा उससे पूछ लूं कि भैया ये कौन सी मटकी फोड़ने जा रहे हो या किसी का सर फोड़ने जा रहे हो। देखिए, स्पष्ट है, आज की पीढ़ी के पास सवाल इतने हैं और आप में से, हम में से किसी के भी पास उनके जवाब नहीं है। जो कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, शिक्षा, रोजगार, इन सब के सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, तो हमें अधिकार भी नहीं बन पाएगा ये जो हाथ के अंदर हथियार लेकर के निकल जाते हैं। किंतु फिर भी एक सामाजिक दायित्व की मैं बात कहूंगा कि अंतर धार्मिक संवाद जब तक नहीं होंगे, यानी बात वही शिक्षा की आती है, जब तक कि हम आप एक दूसरे को धर्म को नहीं समझेंगे, उसके जो कॉमन फैक्ट्स हैं, उसकी जो साझा वस्तु है, उनको हम नहीं समझेंगे, जब तक शांति की बात करना उतना कारगर नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं, मेरे एक उस्ताद थे वहां, वो मुझे सिखाते थे
तो मैं उनकी बात को कहना चाहूंगा कि कोई कहे नमो गणेशा, कोई कहे बिस्मिल्लाह, क से काशी, क से काबा, म से मक्का, म से मथुरा। जैसे डंडा हजरत अली का, वैसे छोटा बजरंग बली का। अलग अलग नाम है लेकिन एक ही मुकाम है। लब पे किसी के राम राम, मुख पे किसी के सलाम है। क्या बात है। मैं ना इसको पूरा दिन सुनना चाहता हूं सर, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं। मैं वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं, विजय सर, आनंद जी, अब्दुल साहब, रेणु मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जिसने डिबेट देखी होगी, मुझे लगता है कि उसे असली हिंदुस्तान, असली मध्य प्रदेश समझ में आया होगा और यहाँ की तासीर समझ में आई होगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।